इस वीडियो में हम लोग 2020 के जेईई मेंस के दोनों शिफ्ट के हाइड्रोजन चैप्टर को कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 मोलर H2O2 कैलकुलेटेड एट 273 केल्विन एंड 1 atm इज। यहाँ पे देख लो स्टोरी क्या है। ये STP कंडीशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर STP कंडीशन है तो STP कंडीशन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ में मोलैरिटी में एक ही रिलेशन होता है। मोलैरिटी इज़ वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2। इससे आप डिवाइड कर दो, पूरा रिलेशन आप याद रखना। और इसी तरह से दूसरा रिलेशन हो सकता है कभी ये ज़रूरत पड़ जाए नॉर्मेलिटी का, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस होते हैं जिसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है। तो खैर यहाँ पे तो खैर इसी की ज़रूरत होगी बिकॉज मोलैरिटी हमें दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए। तो मोलैरिटी विल बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ विच इज़ 8.9 बाई 11.2, राइट। तो इट विल बी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मैंने मोलैरिटी की जगह वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जगह मोलैरिटी को पुट कर दिया। मैं करेक्शन करता हूँ। मोलैरिटी की वैल्यू है ना 8.9, तो मोलैरिटी की जगह 8.9 को वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें निकालना है। तो यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 100 के इक्वल आ जाएगी। इसलिए फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 100। सेकेंड पे आते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम H2O2, इस बार वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी रेस्पेक्टिवली। मोलैरिटी तो खैर बहुत इजीली आ जाएगा आपका, मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का तो मैंने यहाँ रिलेशन बता दिया। तो मोलैरिटी तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो मोलैरिटी विल बी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2, इट इज़ 0.5। ठीक है, तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से होगा क्योंकि सेकेंड वाले में मोलैरिटी पूछा। अब सेकेंड है, जो फर्स्ट वाला है मास परसेंटेज इसका कितना है। तो आते हैं मास परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसी को यूज़ कर ले रहा हूँ मोलैरिटी को। मोलैरिटी है 0.5, तो इसका मतलब 0.5 मोल्स H2O2 प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन में, राइट। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर लूँ तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने लिया, तो इस हिसाब से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर ml के हिसाब से 1 लीटर का जो मास होगा वो हो जाएगा, ऐसे कर लो आप, डेंसिटी जो होता है वो मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम की वैल्यू है 1 लीटर यानी कि 1000 ml, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसको भूल जाना। और इसमें मोल्स ऑफ H2O2 आ गया 0.5 मोल्स। तो मास ऑफ H2O2 अब निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ H2O2 विल बी 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोल्स को, यानी 0.5 इंटू 34, तो इट इज़ 17 ग्राम, राइट। तो पूछा है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज टोटल सोल्यूशन का मास इतना है, उसमें 17 ग्राम ये है। तो जो परसेंटेज हम निकालेंगे इसका 17 बाई टोटल मास अप्रॉक्स ले लेते हैं, वैसे आना तो चाहिए इसके डिनोमिनेटर में 1000 माइनस 17, लेकिन मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया आइडिया लेने के लिए, इंटू 100। तो ये आप सिंप्लीफाई कर दो तो इट इज़ 1.7 आ जाएगा। तो इसी से कैच हो गया कि ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आते हैं वाटर शिफ्ट रिएक्शन। इसमें से कौन वाटर शिफ्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो वाटर शिफ्ट रिएक्शन कार्बन पे, ये फैक्ट है, ये बेसिकली सेकेंड जनरेशन प्लांट में जो अमोनिया प्लांट होते थे ना, अमोनिया प्लांट, इसको बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती थी, N2 और H2। N2 को तो हम एयर से ले लेते थे, लेकिन H2 के लिए रिफाइनरीज से कोक परचेज़ करना पड़ता था और इस कोक पे स्टीम पास कराते थे, तो ये बनता था CO प्लस H2। तो इसी को हम कहते थे वाटर गैस। ठीक है, क्योंकि वाटर के पास कराने से ये बनता है, विल कॉल्ड इट वाटर गैस। तो यही है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्योर स्टेट इज़। प्योर स्टेट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस फॉर्म में रहेगा। तो देखो सबसे पहला चीज़ तो इसका फॉर्म दिया है लीनियर, प्लेनर, लीनियर, नॉन प्लेनर। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2। ये ऐसे एक बुक आप ले लो, पहले मैं बुक ही बना लेता हूँ।
ये ओपन बुक है, इसमें आप H2O2 का ऐसे रखो, HOOH, ये रहा H2O2। तो दिस इज़ ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो ये नॉन प्लेनर होता है। तो नॉन प्लेनर का तो खैर एक ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो बस कैच हो गया, इसी से हमें हमारे पास कैच हो गया। इसका कलर कोई कुछ होता नहीं है, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है। आप H2O2 का सोल्यूशन जनरली मिल जाता है मार्केट में, वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि H2O2 एक ब्लीचिंग एजेंट है। H2O2 ना ये ब्लीचिंग एजेंट कौन कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ब्लीचिंग एजेंट जो ब्लीच कर दें, कलर को भी गायब कर दें। खुद तो कलर होने की दूर की चीज़ है कि किसी का कलर होगा तो उसको भी गायब कर देंगे। उसमें H2O2 आता है। ब्लीचिंग पाउडर खुद CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रोल होगा। और थर्ड में क्लोरीन वाटर भी आता है, HOCl आएगा। तो ये सारे हो गए ब्लीचिंग एजेंट, राइट। और दूसरा ये सब ऑक्सीडेशन से ब्लीच करते हैं, ऑक्सीडेशन फेनोमेना से ये ब्लीच करते हैं, ऑक्सीडेशन फेनोमेना से। और ऑक्सीडेशन फेनोमेना से जब ये ब्लीच करते हैं तो इनका जो ब्लीच होता है ये परमानेंट होता है, परमानेंट। एक बार ब्लीच हो गया तो काफ़ी दिन तक वो ब्लीच रहेगा। और दूसरा एक और ब्लीच करने वाला एजेंट होता है SO2। और SO2 के साथ ये है कि ये रिडक्शन फेनोमेना से ब्लीच करता है, रिडक्शन फेनोमेना। इसमें क्या होता है ना कि जब ये किसी को ब्लीच करेगा तो जैसे ही आप उसको एयर में एक्सपोज करोगे तो ऑक्सीजन उसको रीऑक्सीडाइज करके उसके कलर को वापस ला देगा, क्योंकि कलर पिगमेंट को रिड्यूस करके ब्लीच करेगा तो ऑक्सीजन उसको रीऑक्सीडाइज करके कलर को वापस अपीयर करा देगा। तो इसीलिए इसको टेम्पररी कहते हैं, टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट। तो ये स्टोरी है। तो कलर तो इसका खैर खुद का होना काफ़ी दूर की चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, द वन दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। क्लार्क्स प्रोसेस होना चाहिए इसका, फिक्स है वही, हाँ वही है, सी ऑप्शन क्लार्क्स प्रोसेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज़ किया जाता है और ये सिर्फ बाइकार्बोनेट्स को हटाता है। देखो हार्डनेस दो तरह से होंगे, ठीक है। एक होगा टेम्पररी, जो हीटिंग पे हट जाए, टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस पे कौन कौन होते हैं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के बाइकार्बोनेट होते हैं, Ca2+ और Mg2+ का बाइकार्बोनेट होगा, ये इसका काउंटर पार्ट है। और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट या क्लोराइड होगा। तो ये लिखने का मतलब है चाहे तो CaSO4 हो सकता है या CaCl2 हो सकता है या MgSO4 हो सकता है या MgCl2 हो सकता है। और इस केस में कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, यानी CaCO3 होल ट्वाइस या MgHCO3 होल ट्वाइस हो सकता है। तो इनके साथ ये है कि कोई भी हो, चाहे CaSCO3 होल ट्वाइस हो या Mg हो, अगर इसको हीट कर दोगे तो ये CaCO3 दे के बाहर आ जाएगा। कैल्शियम आयन गायब होना मतलब हार्डनेस ख़त्म हो जाना। कैल्शियम आयन घुला हुआ होता है क्योंकि उसका काउंटर पार्ट ये या ये होते हैं। तो हमने इसको हीट करके कार्बोनेट को ही तोड़ दिया, H2O + CO2, इससे ये PPT बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकल जाएगा प्रेसिपिटेट होके। तो यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ गया, इसको आप हीट कर दो, ठीक है। सॉरी हीट कर रहा हूँ मैं इसको, आप रिमूवल इंडस्ट्रियल लेवल पे बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे स्केल पे तो हीटिंग से निकल जाएगा, लार्ज स्केल पे इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं जो कि क्लार्क्स प्रोसेस है। जैसे ही आप इसको डालोगे तो बेस इसके H+ को हटा लेगा और ये CaCO3 फॉर्म हो जाएगा, प्लस H2O फॉर्म करेगा, प्लस CO2 फॉर्म करेगा, सिंपल। और ये PPT बन के बाहर निकल जाएगा। तो इट वोंट वर्क विद द सल्फेट और क्लोराइड हार्डनेस, इसके साथ ये वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए क्लार्क्स प्रोसेस इज़ द बेस्ट मैथड, ओनली मैथड इन फैक्ट। नेक्स्ट आते हैं, द डाई हाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी इज़ ऑब्टेन्ड बाई, ये एकदम फैक्ट है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस से बनना है ये तो तय है। अब हाइड्रोलाइसिस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस से बनना है ये तय है। लेकिन हाइड्रोजन को हम बनाते हैं एक्चुअली प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर वाटर में कोई आयंस नहीं होंगे, ना के बराबर H+ OH- होंगे। तो इसमें हमें कुछ मिलाना होता है, वो हम H+ भी मिला सकते हैं, OH- भी मिला सकते हैं, ताकि इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें प्योरिटी थोड़ी सी कम रहेगी, 90% से ज़्यादा इसकी प्योरिटी रहेगी। लेकिन अल्ट्रा प्योर, ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्योर है। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, वार्म बेरियम हाइड्रोक्साइड गर्म करके डाला जाता है, उससे इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो ये प्रोड्यूस होगा। तो हाई प्योरिटी के लिए ये फैक्ट है।
नेक्स्ट आते हैं इन कंपैरिजन विद द जियोलाइट प्रोसेस द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस टू सिंथेसाइज द सिंथेसिस रेजिन्स मेथड इज। देखो ये क्या है, जियोलाइट, इस प्रोसेस को पहले हम देखते हैं। तो ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो रेजिन्स होता है इसमें एक अल्काइल ग्रुप RSO3H इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसके डेरिवेटिव में दो फ़ायदा है, इससे आप RNA बना सकते हो, ठीक है, R-Na+। इससे क्या होगा, ये कैल्शियम को अगर इस कैल्शियम के कांटेक्ट में आएगा तो इसके रिएक्शन से R2Ca बन के Na+ उसकी जगह चला जाएगा, ठीक है, 2 मोल लगेंगे, 2 Na+, तो कैल्शियम विल बी रिप्लेस बाय Na+ और कैल्शियम ट्रैप होकर बाहर आ जाएगा। दूसरा चीज़, इससे एक और फ़ायदा होता है कि इसका ये फॉर्म RNH3+ एंड OH- फॉर्म, ये जो नेगेटिव आयन है उसको भी हटा सकता है। इट विल रिमूव द नेगेटिव आयन ऑल्सो। मान लो कि उसमें नेगेटिव आयन के फॉर्म में सल्फेट प्रेजेंट है, तो ये इसे रिएक्ट करेगा और RNH3+ OH- ये बना देगा, ठीक है, सॉरी इसके साथ सल्फेट छूट गया, SO4 OH- की जगह सल्फेट आ जाएगा, SO4, ठीक है ना, और वैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी क्योंकि इस पर +1 चार्ज है, होल 2 सल्फेट और प्लस OH- आ जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि ये कैटायन को और एनायन को दोनों को रिमूव कर सकता है, ठीक है, ये मेथड। वाइल ये जो मेथड है सिर्फ कैटायन को रिमूव करता है, जियोलाइट प्रोसेस, ये होता है Na2Al2Si2O8.XH2O, ये है जियोलाइट। ये क्या करेगा, बस कैल्शियम वगैरह से रिएक्ट करेगा और Na की जगह कैल्शियम आ जाएगा, CaAl2Si2O8.XH2O होगा, ठीक है, +2 Na+ होगा, बस ख़त्म, ठीक है। तो ये इससे रिमूव हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो द मोर एफिशिएंट एज इट कैन एक्सचेंज बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन, यही हो गया, पहला ही कैच हो गया हमारे पास। ये सिर्फ कैटायन को रिप्लेस करेगा, वाइल ये कैटायन और एनायन दोनों को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट आते हैं, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, O2 गैस इज रिलीज, एकदम करेक्ट है। H2O2 डिकम्पोज होगा, ये देगा H2O + ½ O2, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2O2, बिल्कुल सही है, ये NCERT में भी गिवन है। 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल इसे कहते हैं। ये रहा 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल, इसको आप ट्रीट कर दो O2 से। जैसे ही आप O2 से ट्रीट करोगे तो O2 से रिएक्शन के, सॉरी यहाँ पे मैं O2 से रिएक्शन के बाद ये C2H5 बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा H2O2, कहानी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आते हैं, ऑन हीटिंग KClO3 PbNO3 NaNO3 O2 इज़ रिलीज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कोई भी नाइट्रेट को हीट करोगे तो O2 तो तय है। पहले तो KClO3, ये तो लैब मेथड है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का, हीट करेंगे तो KCl + O2 मिलेगा। और कोई भी नाइट्रेट हो, सिर्फ ग्रुप 1 वाले को छोड़ के बाकी, जैसे ग्रुप 1 वाला आप देख लो कौन कौन से हैं, Li को हटा दो, डायगोनल रिलेशनशिप से Mg को हो जाएगा NaMg, Li Na KRbCs Fr हटा दो, ये रेडियो एक्टिव है। तो इतने, ये सब ग्रुप 1 के मैं एलिमेंट्स लिखना चाह रहा था। ये इनके जो नाइट्रेट होंगे, कोई भी आप इनका नाइट्रेट ले लो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे NaNO3, इसको आप हीट करोगे ना तो ये नाइट्राइट देगा NaNO2, लेकिन साथ में O2 रिलीज़ करेगा। लेकिन इसके अलावा लिथियम और ग्रुप 2 वाले, यानी B हो गया, Mg हो गया, Ca Sr Ba, और इसके अलावा और भी Pb हो गया, जिंक हो गया और अदर मेटल्स, इन सब के जो नाइट्रेट होंगे उनका एक ही बिहेवियर है। किसी एक को मैं लेके समझा देता हूँ, मैग्नीशियम को लेके समझा देता हूँ। MgNO3 होल ट्वाइस होगा फॉर्मूला, इसको आप हीट करोगे तो ये ऑक्साइड देगा, ये नाइट्राइट इसकी तरह NO2 नहीं देगा।
ये ऑक्साइड देगा, NO2 गैस रिलीज़ करेगा प्लस हाफ O2 देगा। यही पूरी थ्योरी है। तो शुरू करते हैं। KClO3, इसमें तो O2 मिल ही गया। PbNO3 इसके तरीके से टूटेगा, लेकिन हमें O2 मिलेगा। ये PbO प्लस NO2 प्लस हाफ O2 में टूटेगा। और NaNO3 अगर हम लेंगे तो NaNO3 टूटेगा NaNO2 प्लस हाफ O2 में, इससे भी हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट। इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पेरोक्सोबोरेट H2O2 इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटाबोरेट, एकदम सही है। इसको तो आप ऐसे गेस कर लो, ये पेरोक्साइड है और इसमें भी देखो पेरोक्सो यानी पेरोक्सी लिंकेज है। तो सोडियम मेटाबोरेट को आप ट्रीट करोगे H2O2 से तो ऑब्वियसली बात है पेरोक्सी लिंकेज आएगा, तो इसलिए सोडियम पेरोक्सोबोरेट फॉर्म हो जाएगा। तो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द 9th, हाइड्रोजन हैज़ 3 isotopes A, B and C. If the number of neutrons in A, B and C are X, Y and Z, sum of X, Y, Z is, तो 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक खुद हाइड्रोजन होता है जिसको प्रोटियम कहते हैं, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। ओके, T13। तो इसमें तो न्यूट्रॉन्स आप देख लो 0, ये प्रोटॉन है और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हर जगह यही है। ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 1 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी 1, तो न्यूट्रॉन हो गया 0। यहाँ पे प्रोटॉन हो गया 1 और P प्लस N हो गया 2, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन की भी वैल्यू 1 आएगी। एंड सेम चीज़ यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू 2 आएगी, तो 213। नाउ द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग 10⁻³ मोलर MgSO4 एक्सप्रेस्ड एज CaCO3 इक्विवेलेंट। तो इसको कुछ नहीं, मास में एक्सप्रेस कर देना है। तो जो इसकी मोलैरिटी है, ठीक है, 1 लीटर में जो इसकी मोलैरिटी, मैं इसमें क्या करता हूँ, वॉल्यूम को 1 लीटर लेता हूँ, 1 लीटर। तो MgSO4 के मोल्स कितने आ जाएंगे, 10⁻³ अब इसने कहा है CaCO3 के इक्विवेलेंट पे निकालना है, तो जो भी इसका मोल्स है उसको मैं मान लूँगा CaCO3 का मोल्स। यही करना होता है। अगर किसी और के कारण होता और निकालना है इक्विवेलेंट CaCO3 में, तो उसके मोल्स को मैं CaCO3 के ही इक्वल करता। ये मोल्स लिखा हुआ है, तो इतने मोल्स CaCO3 के हो गए। अब CaCO3 का मास ये हम निकालेंगे, तो मास आ जाएगा 10⁻³ इंटू 100 यानी 0.1 ग्राम। बस अब शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी पानी की डेंसिटी को 1 लेते हुए, ठीक है ना, ये जो हो जाएगा दिस इज़ एक्चुअली 1000 ml। तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml है। तो 1 ग्राम पर ml लेते हुए अगर इसका हम निकालेंगे तो इसका जो मास आएगा पानी का वो आ जाएगा 1000 ग्राम। तो अब एक्सप्रेस करते हैं, 1000 ग्राम में है 0.1 ग्राम, सो 10⁻6 ग्राम में, क्योंकि ppm पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10⁻6 में, तो ये 10⁻6 में यूनिटरी मेथड से आप कर लो, तो बाई 1000 इंटू 10⁻6 दिस इज़ द रिज़ल्ट। तो ये आ जाएगा 100 सॉल्व करके। तो इस केस का आंसर हो जाएगा 100। ओके, दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू।